हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की बड़ी खबर। मूर्तियों को किया गया है खंडित। बताएंगे दोस्तों इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या फिर नहीं आएंगे। दोस्तों बताएंगे क्या है अभी की सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन की साजिश पर चौतरफा प्रहार, भारत ने वियतनाम को दिया हथियारों से लैस INS किरपान। जी हां दोस्तों, बताएंगे अब चाइना की खैर नहीं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जब सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देगी सरकार तो क्या करोगे। जब दोनों से ये सवाल पूछा गया दोस्तों तो आपको बताएंगे क्या जवाब मिला है इनकी तरफ से। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सपा RLD को लगा तगड़ा वाला झटका। साथ ही साथ सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि उन मणिपुर के दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़, मूर्तियों को किया खंडित, आरोपी हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राह्मणबरिया जिले के इस घटना को एक 36 वर्षीय व्यक्ति ने अंजाम दिया। ये घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय हिंदू समुदाय के बीच हंगामा मच गया। जिले के नियामतपुर में दुर्गा माता मंदिर स्थित है, जिसमें देवता की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं। आरोपी की पहचान खलील मियां के तौर पर हुई है। बताया यह जा रहा है कि घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले को अपने हाथों में ले लिया है और आरोपी का पीछा करने व उसे पकड़ने में पुलिस की मदद भी की है। ब्राह्मणबरिया के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद शखावत हुसैन ने इसकी पुष्टि की है कि आरोपी खलील मियां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे उसका कारण क्या था, उसका मकसद क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। जी हाँ, नियामतपुर दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष जगदीश दास ने इस घटना की कड़ी निंदा की है दोस्तों। यानी कि बहरहाल लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से इस प्रकार की खबरें आ रही है कि हिंदू समुदाय के लोगों, हिंदू समुदाय के मंदिरों और हिंदू समुदाय के धर्मों को ठेस और चोट पहुंचाया जा रहा है दोस्तों। और ये आज और पिछले साल नहीं बल्कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी पश्चिमी देशों को ये दिखाई नहीं देता कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों पर क्या अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में इतनी शांति होने के बाद भी उन्हें भारत ही दिखाई देता है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी और उस आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पुतिन भारत आएंगे या नहीं आएंगे, इसको लेकर फंस गया है पेच। क्या है रशिया की प्लानिंग बता दें। भारत में G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाग लेने पर संशय बना हुआ है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि पुतिन सहित सभी G20 के नेता इस साल शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेने में सक्षम होंगे। पुतिन ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार किया है। इस साल भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में सभी नेता खुद उपस्थित होने वाले हैं, लेकिन पुतिन के शामिल होने से G20 में अजीब स्थिति पैदा होने का भी डर जताया जा रहा है। अगर पुतिन भाग लेते हैं तो रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद वो पहली बार पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ एक कमरे में होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 9 और 10 सितंबर को होने वाला G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर होगी। पुतिन यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसी कई बैठकों से बचते रहे हैं। वो ना तो इंडोनेशिया में पिछले G20 सम्मेलन में शामिल हुए और ना ही दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में G20 में उनकी मौजूदगी एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि वो जो बाइडेन, ऋषि सुनक और अन्य विश्व नेताओं के साथ आमने सामने होंगे जिन्होंने रशिया के आक्रमण की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है दोस्तों। अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि सभी G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निमंत्रण भेज दिया गया है। ये एक भौतिक शिखर सम्मेलन है। हम आशा करेंगे कि सभी आमंत्रित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में सक्षम होंगे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से बाकी समिटों में व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हुए, क्या भारत के G20 में वो शामिल होंगे? क्योंकि दोस्तों अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो वास्तव में पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि भारत के साथ रशिया के संबंध वाकई में इतने मजबूत है जितने किसी के भी साथ नहीं है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या चाहेंगे, व्लादिमीर पुतिन वास्तव
वास्तव में भारत आने चाहिए कि नहीं, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चीन की साजिश पर चौतरफा प्रहार, भारत ने वियतनाम को दिया हथियारों से लैस INS कृपाण। क्या है खूबियां, बता दे भारतीय नौसेना ने कल वियतनाम को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल INS कृपाण को 32 साल की सेवा के बाद वियतनाम को सौंप दिया है। शनिवार को वियतनाम में हुई एक सेरेमनी में नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार ने INS कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी के चीफ को सौंपा। तो वहीं वियतनाम ने भारत के इस कदम का स्वागत किया और कहा है कि ये सिर्फ भारत और वियतनाम की मजबूत दोस्ती का सबूत ही नहीं है, बल्कि इससे वियतनाम की साउथ चाइना सी में ताकत भी बढ़ेगी। INS कृपाण स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल से लैस पोत है। इस जहाज का वजन 1460 टन, 91 मीटर लंबा, 11 मीटर ऊंचा और अधिकतम स्पीड 25 नॉट है। जी हाँ, इस जहाज पर क्रू मेंबर्स में 10 अफसर और 116 नाविक होते हैं और ये जहाज सतह से मार गिराने वाली मिसाइलों, मीडियम रेंज की गन और तरह तरह के हथियारों से लैस है। इसमें चेतक हेलीकॉप्टर ले जाने की क्षमता है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के अनुरूप पोत को वियतनाम को उपहार के तौर पर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चीन की साजिश पर भारत का ये चौतरफा प्रहार है। इससे साउथ चाइना सी में भारत की ताकत बढ़ेगी वियतनाम की ताकत के अनुरूप। जी हाँ दोस्तों, चाइना भी कमजोर पड़ता दिखाई जरूर देगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर सचिन और सीमा हैदर से जब पूछा गया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज देगी सरकार तो क्या करोगे, तो दोस्तों बता दें, दरअसल पाकिस्तानी सीमा हैदर और सचिन मीणा से यूपी ATS ने लगातार 4 दिन तक पूछताछ की, जिसको उन्हें शुक्रवार की शाम फिर घर भेज दिया गया। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा मोहल्ले में सचिन के साथ सीमा हैदर जैसे ही पहुंची तो उसे दोबारा मीडिया ने घेर लिया। ATS की पूछताछ के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई सीमा हैदर वैसी ही कॉन्फिडेंट के साथ दिखाई दी। वहीं सचिन मीणा काफी दुखी और परेशान नजर आए। वहीं जब मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के कराची से दुबई और फिर नेपाल 3 देशों की सीमा लांघ कर अवैध तरीके से भारत आई सीमा को भारत सरकार उसके मुल्क पाकिस्तान भेज देगी तो क्या करोगे, तो दोस्तों सीमा हैदर ने कहा अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मैं नहीं जाऊंगी, अपनी जान यहीं अपने भारत में दे दूंगी। उसने कहा कि ये मेरे पति का घर है और अब ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा ने कहा कि पाकिस्तान में गई तो वहाँ भी मार दी जाऊंगी, इससे बेहतर है कि मैं भारत में अपने पति के बाहों में दम तोड़ दूं। वहीं दोस्तों सचिन मीणा ने इसका जवाब देते हुए कहा, पहले तो वो दुखी हो गया, फिर उसने बड़े ही दुखी मन से कहा कि मैं अपने देश के कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा हुआ तो वो सीमा के साथ अपनी जान दे देगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपकी अब क्या राय होने वाली है इस मुद्दे पर? क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए जबकि उसको लेकर कोई जासूसी वाले सबूत नहीं मिले हैं? दोस्तों देखते हैं भारत की जनता इस पर क्या अपनी राय देती है। भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों, हर कोई कमेंट करिएगा ताकि इस मुद्दे के बारे में पता चल सके कि भारत की जनता क्या चाहती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सीमा हैदर को लेकर एक और बड़ा सवाल पूछा गया था कि क्या सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी सीमा हैदर ने, तो दोस्तों उसने इसका जवाब देते हुए क्लियर कह दिया कि उसने कभी भी सेना के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। अब तक उसके फेसबुक पर 5 फ्रेंड है और उनमें सचिन और सचिन के दोस्त ही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंका में जहां अमेरिका बनाना चाहता था सैन्य अड्डा, अब वहां भारत का होगा दबदबा, खजाने से है ये भरपूर। बता दें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिंकोमाली में एक एनर्जी हब बनाने पर चर्चा की। आज से 7 साल पहले भी पीएम मोदी जी ने श्रीलंका के साथ त्रिंकोमाली को लेकर बातचीत की थी। भारत 1970 के दशक से ही त्रिंकोमाली बंदरगाह पर नजर गड़ाए हुए है। तब से लेकर अब तक भारतीय नेताओं ने त्रिंकोमाली को लेकर श्रीलंका से चर्चा की है, लेकिन बात नहीं बनी। विक्रमसिंघे के चाचा और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति JR जयवर्धने के कार्यकाल में तो त्रिंकोमाली को अमेरिकी सैन्य अड्डे के तौर पर देखा जाने लगा था। हालांकि ये कभी भी अमेरिका का स्थायी सैन्य ठिकाना नहीं बन सका। त्रिंकोमाली श्रीलंका के खनिज संसाधन संपन्न जिलों में से एक है और ये खनिज रेत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस बालू में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इल्मेनाइट और रुटाइले हैं। श्रीलंका के निर्यात विकास बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य संबंधित खनिज जिरकॉन, मोनाजाइट, गार्नेट, सिलिमेनाइट और कुछ अन्य भारी खनिज हैं। श्रीलंका में चाइना बड़ी मात्रा में पैसे झोंक रहा है। पूरे श्रीलंका में चीनी कर्ज से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में बढ़ते चीनी निवेश के बीच कई भारतीय परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करेंगे उससे पहले पीएम मोदी जी को आप लोग थैंक यू मोदी जी जरूर कहिएगा इस भारत को दिए गए बड़े फायदे के लिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अन्ना हजारे ने मणिपुर घटना के अपराधियों के लिए मांगी
मांगी मौत की सजा, बताया मानवता पर बड़ा धब्बा। जी हाँ, मणिपुर की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, हर कोई इस घृणित घटना की निंदा कर रहा है। अब इस मामले में शामिल आरोपियों के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मौत की सजा की मांग की है। अन्ना हजारे ने शनिवार यानी 22 जुलाई को कहा कि इस घटना में शामिल अपराधियों को मौत की सजा दी जाए, ऐसे दरिंदों को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए, ये घटना मानवता पर धब्बा है। अन्ना हजारे ने कहा कि स्त्री हमारी माँ है, बहन है, इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने ऐसे इंसान की पत्नी के साथ दरिंदगी की है जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा रहा है। एक फौजी की पत्नी के साथ ऐसा कृत्य बेहद गंभीर मामला है। ये घटना मानवता पर बहुत बड़ा कलंक है। गौरतलब है कि मणिपुर के कांगकोप की जिले में 4 मई को 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था और इस दौरान इन महिलाओं के परिजनों की हत्या की गई और आरोप है कि इनके साथ रेप भी किया गया। बुधवार को इस घटना का 26 सेकंड का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा था। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें रामदास अठावले का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रामदास अठावले ने भी फांसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को गंभीरता से देख रही है। मणिपुर में विभिन्न समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए अठावले ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है और भारत सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार एक गंभीर मुद्दा है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से अन्ना हजारे और रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर इनको लटकाना चाहिए, ऐसे में पूरा देश क्या चाहता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा कृत्य करने की तो दूर सोच भी ना पाए। जी हाँ दोस्तों, सोचने मात्र से ही थर थर कांपने लगे। देखते हैं भारत की जनता क्या अपनी राय देती है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां चीनी फाइटर जेट का काल खरीदेगा ताइवान, अमेरिका ने बिक्री को दे दी हरी झंडी। जी हाँ, ताइवान इन दिनों चीन की आक्रामकता से परेशान है। चीनी लड़ाकू विमान आए दिन ताइवानी वायुसेना में घुसपैठ कर रहे हैं। ऐसे में चीनी लड़ाकू विमानों को सबक सिखाने के लिए ताइवान ने अमेरिका से नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने भी ताइवान को नासाम्स के 4 सेट बेचने को मंजूरी दे दी है। इसे ताइवान में पहले से इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टमों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। ताइवान एयर डिफेंस के लिए स्वदेशी हथियार टीएनचियन मिसाइल सिस्टम का उपयोग करता है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नासाम्स को लिंक 16 मिलिट्री डेटा लिंक के जरिए अमेरिका में बने एवेंजर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ताइवान अमेरिका के इस एयर डिफेंस का भी पहले से इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां कंगाल पाकिस्तान में आज से बंद हो जाएंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलरों ने दी धमकी, बुरी फंसी शहबाज सरकार। बता दे पाकिस्तान में पेट्रोलियम डीलरों ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहती है तो शनिवार से निश्चित काल के लिए देश भर में पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यानी पीपीडीए ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 5% की वृद्धि की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष समीउल्लाह खान ने 2 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर अपना लाभ मार्जिन 5% तक बढ़ाने में सरकार की असमर्थता पर निराशा व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कंगाली में घिरे पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लगेगी अब बोली। 15 सालों के लिए दूसरे के अधिकार में चला जाएगा ये हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के विमानन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को अपनी परिचालन गतिविधियों में सुधार करने के खातिर 15 सालों के लिए प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा है इसके लिए बोली लगाई जाएगी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को एयरपोर्ट को संचालित करने का अवसर दिया जाएगा। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से पाकिस्तानी राष्ट्रीय खजाने को लाभ होगा। ये ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान भारी मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि मंत्री ने दावा किया है कि यह कदम प्राइवेटाइजेशन के बराबर नहीं है, बल्कि इसका मकसद है एयरपोर्ट के संचालन को बढ़ाने के लिए कुशल ऑपरेटरों को लाना है। यानी कि पाकिस्तान लगातार दोस्तों बिकता जा रहा है और एक समय आएगा जब पूर्ण रूप से पाकिस्तान बिक चुका होगा अगर उसने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा। या भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय होने की बात कही है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद को कम नहीं किया, आतंकवाद को खत्म नहीं किया
गया तो पाकिस्तान ही खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर कमेंट में। अगली खबर की बात करते हैं, जहां स्वीडन में बेअबदी से भड़के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, कहा कुरान जलाने वालों को हमें सौंप दो। जी हाँ, स्वीडन के दूतावास के सामने कुरान की प्रति जलाने की खबर से उगरे हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने शनिवार तड़के बगदाद के भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में धावा बोलने का प्रयास किया। ग्रीन जोन में कई विदेशी दूतावासों समेत इराकी सरकार का केंद्र है। कुरान की प्रति जलाने की खबर से इराक में रोष है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि कुरान जलाने वालों को तो हमें सौंप ही दो, वो सबसे बड़ी सजा का हकदार हैं। शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने एक बयान जारी करके कहा कि पवित्र पुस्तक कुरान का अपमान करने वाले व्यक्तियों को सबसे बड़ी और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि उन्होंने स्वीडन से इस्लामिक देशों में मुकदमा चलाने के लिए उन्हें सौंपने की मांग की है। अगली खबर की बात करें, जहां इस समुद्री देश में भारत उखाड़ रहा चीन की जड़ें। जयशंकर जी की इस डिप्लोमेसी को देख आप लोग भी करेंगे गर्व। जी हां, मई 2023 में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मालदीव के साथ भारत के रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए इस द्वीप देश की 3 दिनों की यात्रा की थी। भारत और मालदीव तब अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं जब साल 1972 से ही मालदीव के चाइना के साथ मधुर राजनयिक संबंध रहे हैं। मौजूदा वक्त में कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि जयशंकर जी की डिप्लोमेसी की वजह से मालदीव में चाइना के पैर उखड़ने लगे हैं और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। मालदीव के साथ मजबूत संबंध बनाकर चाइना हिंद महासागर में अपनी समुद्री कम्युनिकेशन लाइन को मजबूत रख सकता है, हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ा सकता है और हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को चुनौती दे सकता है। मालदीव की पहले की सरकारों ने अक्सर देश के विकास, खासकर आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन, निवेश के लिए चाइना की तरफ देखा है और भारत के मुकाबले चाइना की मदद को स्वीकार किया है। लेकिन धीरे धीरे मालदीव की सरकारों को चाइना की नीयत में खोट आने लगा है और चाइना के साथ संबंधों में सीमा रेखा का निर्माण होने लगा है। हालांकि मालदीव ने फिर भी चीन को नाराज नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब हालात बदल चुके हैं। मालदीव में इस साल सितंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में चाइना के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का बढ़ रहा है खतरा। भारतीय राजनयिकों की बढ़ा दी गई है सुरक्षा। जी हां दोस्तों, कनाडा में संघीय सुरक्षा सेवाओं ने खालिस्तान समर्थक किल इंडिया अभियान से जुड़ी ऑनलाइन धमकियों के बाद भारत के उच्चायुक्त के निवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है। एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि नए खतरे के साथ अलगाववादी तत्वों ने सीमा पार कर ली है। कनाडा में रहने वाले एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी ने कहा कि खालिस्तानियों ने 15 अगस्त को लेकर एक ऑनलाइन पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट के मुताबिक भारतीयों को मारने की धमकी दी गई है। इस अधिकारी ने कहा कि ये ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में खालिस्तानियों के अभियान में 8 जुलाई के बाद बढ़ोतरी देखी गई है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ब्रिक्स देशों के मंत्रियों के साथ की है बैठक। जी हाँ, केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स देशों के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी खेल, कला और संस्कृति मंत्री जीजी कोडवा, ब्राजील की संस्कृति मंत्री मार्गरिट मेनेजेस, रूसी संस्कृति उप मंत्री आंद्रेई मालिशेव और चीनी संस्कृति मंत्री और पर्यटन उप मंत्री एलाई क्यून शामिल हुए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में सपा आरएलडी को लगेगा तगड़ा वाला झटका। 24 जुलाई को बीजेपी का दामन थाम सकते हैं ये 4 बड़े नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही बीजेपी एक और दांव खेलने जा रही है, जिसमें अब पार्टी के नए सदस्य के तौर पर 4 नए चेहरे बहुत जल्द पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। इसमें पहले ओपी राजभर ने एनडीए को ज्वाइन किया, फिर दारा सिंह चौहान पार्टी की सदस्यता लेकर वापस कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब विपक्ष के 4 और नाम जुड़ने जा रहे हैं, जिनको लेकर पार्टी सूत्रों का दावा है कि आने वाली 24 जुलाई को ये पार्टी दामन थाम सकेंगे। इस लिस्ट में नाम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के नेताओं का भी है। सूत्रों के मुताबिक साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यानी बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दोस्तों आरएलडी और सपा को लगने वाला है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां राहुल गांधी नहीं तो कौन हो सकता है विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा। सर्वे के नतीजों ने चौंका डाला। बता दें, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है। अगले साल की शुरुआत में चुनावी बिगुल बज सकता है। इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी जहां एक बार फिर से बहुमत हासिल करके तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है, तो वहीं 26 दलों ने साथ आते हुए इंडिया नामक विपक्षी गठबंधन
गठबंधन बनाया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, सपा समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां इस विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में जीत मिलने का दावा कर रही है। इस बीच मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है और अगर उन्हें यहां से राहत नहीं मिलती है तो वे अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इस वजह से सवाल उठ रहे हैं कि यदि राहुल नहीं लड़ते हैं तो आखिर में विपक्षी ओर से पीएम का फेस कौन होगा। इस सिलसिले में करवाए गए एक चुनावी सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में लोगों से सवाल किया गया है कि राहुल नहीं तो कौन हो सकता है विपक्ष के पीएम का दावेदार। इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने प्रियंका गांधी का नाम लिया है। सर्वे के अनुसार 33% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी नहीं होते तो फिर विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी पीएम पद की दावेदार हो सकती हैं। इसके बाद 14% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दिया और तीसरे की बात करें तो 14% ने नीतीश कुमार को पसंद किया है दोस्तों। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को पसंद किया है 10% लोगों ने। ऐसे में दोस्तों जीतना ना जीतना बाद की बात है, लेकिन विपक्षी में कौन हो सकता है पीएम का चेहरा, उस पर ये सर्वे करवाया गया था दोस्तों। ऐसे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, ये सर्वे निकलकर सामने आया है जो हमने आपको बताया है। बहरहाल कौन होगा अगला प्रधानमंत्री आप सभी अच्छे से जानते ही हैं दोस्तों। आपके हिसाब से कौन होगा अगला प्रधानमंत्री कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा यूपी में जो कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा वो धरती पर नहीं बल्कि पाताल में चला जाएगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही सख्त रहते हैं। आप कई बार खबर पढ़ते वो सुनते होंगे कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दी गई। वहीं अब सीएम योगी ने माफियाओं और अपराधियों को फिर से चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भ्रष्टाचारी, अपराधी और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए डबल इंजन की सरकार महाकाल है। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो वो धरती पर नहीं रसातल में जाएगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके राज्य में रहने वाला एक एक व्यक्ति अपने आप को वाकई में सुरक्षित महसूस करता है तो दोस्तों इस लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इस समय ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने